चौथ के दिन मैं उनके रूम में उनको खाना देने गई। उन्होंने वो खाना उठाकर मेरे मुंह पे फेंक के मारा। फ्लैट पे आने के बाद उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू करा। उन्होंने मुझे ये बोला कि तू बाहर निकल, जान से मार दूँगा तुझे आज मैं, छोड़ूँगा नहीं तुझे आज। मेरी बिना इच्छा के उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। ठीक नहीं लग रहा। तो मैं ठीक करता हूँ ना तुमको। उसके बाद जब उनकी प्यास बुझ गई तो वो दूसरे रूम में जाकर अपने बच्चे को लेकर सो गए। मैं चुप रही क्योंकि मुझे समझाया गया था कि शादी को निभाना होता है। चिरैया को पिंजरे में बंद कर दो तो वो उड़ना नहीं भूलती है, बस थोड़ा सा डर जाती है। मैं भी चिरैया की ऐसी ही थी, मैं भी उड़ना चाहती थी, लेकिन डर के पिंजरे में मैं बंद थी। फिल्मों में जैसा मैंने देखा है कि एंड में आकर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई रिटेक नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, बस एक दर्द भरी कहानी थी जो कि रियल थी। और एक दिन मैंने डर से ज़्यादा अपनी उड़ान को चुना और सब कुछ बदल गया। नमस्ते, मेरा नाम दीपाली है। मैं चंडीगढ़ में बॉर्न हुई हूँ और दिल्ली में रही हूँ। 24 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। एक मैट्रिमोनियल से मेरा रिश्ता आया और मैंने हाँ कर दी। शादी से पहले मैंने उनसे सिर्फ़ एक सवाल पूछा, "आप स्मोक तो नहीं करते हैं?" उन्होंने बोला, "मैं ऑकेज़नली ड्रिंक करता हूँ।" सब कुछ ठीक लगा और मैंने हाँ कर दी। मेरा अप्रैल में रिश्ता पक्का हो गया था और नवंबर में शादी हो गई थी। शादी के बाद हम हनीमून के लिए सिंगापुर गए। सिंगापुर में मुझे समझ आया, जिस लड़के से मैंने शादी करी थी, वो वैसा नहीं था। उसने पीरियड्स के टाइम पे मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी। मैंने मना भी करा उसको, लेकिन वो नहीं माना। उस 1 वीक में मुझे समझ में आ गया कि मैंने एक एग्रेसिव, गुस्से वाले इंसान के से शादी कर ली है। लेकिन मैं बंध चुकी थी क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। शादी के 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैं समझ नहीं पाई। मैं अचानक से उनके रूम में गई, वो मुझे परेशान नज़र आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है, क्या रीज़न है, आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और सीधा मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना हाथ अलमारी में देकर मारा। मुझे लगा शायद उनको गिल्ट है इस चीज़ का, उन्होंने गलत करा मेरे साथ। उनको गिल्ट है, उन्होंने माफ़ी भी माँगी। फिर मैंने उनको माफ़ भी कर दिया कि गिल्ट हुआ है इनको, ठीक है। फिर ये पैटर्न चलता गया, मारना, पीटना, गालियाँ देना, ज़बरदस्ती करना, ये चलता गया। फिर भी मैं चुप रही क्योंकि मुझे समझाया गया था कि शादी को निभाना होता है, इसलिए मैं चुप थी, कुछ नहीं बोली। करवा चौथ के दिन मैं उनके रूम में उनको खाना देने गई। उन्होंने वो खाना उठाकर मेरे मुँह पे फेंक के मारा। क्या रीज़न था? क्या कारण था? मुझे क समझ में नहीं आया। मैं तुरंत उस रूम से निकल के अपनी सास के पास गई। सास को मैंने अपनी बात बताई है। अपनी मदर इन लॉ से मैंने डिस्कस करी ये सब। उन्होंने उस रूम में आके जिसमें मेरे बैठे हुए थे उनको समझाया कि ऐसा क्यों करा? क्या रीज़न था? तो उनको भी उन्होंने ये बोल दिया कि हम दोनों का मैटर है, हम सँभालेंगे। ये बात मैंने अपने फादर इन लॉ को बताई, मदर इन लॉ को बताई, अपने पेरेंट्स को भी बताई। पेरेंट्स को बोला कि एक बार आप घर पे आके बात करें इस बारे में। मेरे पेरेंट्स घर पे भी आए, बात भी करी। जब बातें करी तो उस टाइम तो सब लग रहा था कि ठीक हो गया है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, सब सही हो गया है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब पेरेंट्स चले गए सब बात करके, उन्होंने मेरे मम्मी-पापा से बात कराना बंद कर दिया। उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। मैं फ़ोन नहीं कर सकती थी उनको। मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया गया कि ताकि मैं बात ना कर पाऊँ अपने माँ-बाप से। साढ़े 3 साल तक मेरे माँ-बाप से मुझे मिलने ही नहीं दिया उन्होंने। मैं उनको याद करती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया। हम दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो गए।
वहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा बेटा हुआ। मुझे लगा कि अब बेटा हो गया है तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स को भी पता चला कि मेरे बेटा हुआ है। उनको कहाँ से पता चला मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी घर आए, घर आके बात करी उन्होंने। घर आके जब बात करी, मेरे माँ-बाप को कोई कसूर तो नहीं था, लेकिन उन्होंने माफ़ी माँगी। फिर हमारा आना-जाना शुरू हो गया। उसके बाद जब बेटा 3 साल का हुआ, उस टाइम मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ तो वायलेंस होता ही था, अब बेटे के साथ भी शुरू हो गया। 3 साल का था और उसको पनिशमेंट दी जाती थी, छोटी-छोटी बातों पे। जब मैं रोकने की कोशिश भी करती थी कि वो 3 साल का बच्चा है, उसे क्यों पनिश कर रहे हो? वो बोलता था कि मैं देख लूँगा, तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। धीरे-धीरे सभी चीज़ें बेकार होती चली गई। धीरे-धीरे मुझे पता चला कि उनकी जो ड्रिंक थी वो बढ़ गई है। वो ओकेज़नली ना होके बेसिकली वो डेली ही होने लगी थी। वो ड्रग्स भी लेने लगे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन खराब हो गया था। फ़ोन काम नहीं कर रहा था मेरा। तो मैंने सुबह का टाइम था, मैंने अपने हस्बैंड को सोते-सोते सो रहे थे वो, मैंने उनको ये बोला कि मुझे अपना फ़ोन दे दो। मुझे अपने बेटे के स्कूल में कॉल करना है, उसकी कैब अभी तक नहीं आई है। तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो। हमेशा वो अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा के रखते थे। तो मैंने उनसे पासवर्ड पूछा कि आप मुझे पासवर्ड बता दो, ताकि मैं कॉल कर पाऊँ अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने पासवर्ड बता दिया। मैंने फ़ोन इस बेटे के स्कूल में करा, करने के बाद मैंने रैंडमली उनका फ़ोन ऐसे ही देख लिया। मुझे यकीन था कि कुछ होगा नहीं इसके फ़ोन में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने रैंडमली ऐसे चेक करा, व्हाट्सएप चेक करा मैंने उनका, तो व्हाट्सएप में मुझे कुछ लड़की के मैसेजेस दिखे। मैंने उस चीज़ को उनके सामने नहीं रखा अभी, मैं सिर्फ़ नोट करती रही ये सब चीज़ें। मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली अपने मोबाइल पे, इनके मैसेजेस की, अपने मोबाइल के थ्रू। कोइंसिडेंटली वो मेरा फ़ोन जो ख़राब हो गया था, उसे मैंने किसी भी तरह बैटरी चेंज करके उसको ठीक करा, वो चल भी गया और उससे मैंने फ़ोटो से फ़ोटो खींच ली। मैं फ़ोटो से फ़ोटो खींचने के बाद कुछ टाइम मैंने वेट करा, उनकी चीज़ों को नोट करा। फिर मैंने अपने इन-लॉज़ को कॉल करके घर बुलाया। उन्होंने पूछा भी कि क्या बात है? तो मैंने उन्हें बोला कि पहले आप यहाँ आ जाओ, तभी मैं आपको बताऊँगी। जब वो घर पर आए, तो मैंने उनको वो अपना जो फ़ोन जो मैंने फ़ोटो खींची थी, वो दिखाई अपने इन-लॉज़ को कि आप ये देखो। फादर इन लॉ ने बोला कि बेटा ये मैं क्या देखूँ ये? देख लिया मैंने, मुझे और नहीं देखना। मैं कहा नहीं आप एक बार देख तो लो। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि मुझसे ये बोला कि आप इनसे बात करो आप, मेरे हस्बैंड से बात करो कि तुमने ऐसा क्या देखा है मोबाइल में? अब यही चीज़ मैंने अपने हस्बैंड के सामने रखी कि मैंने मोबाइल में कुछ चीज़ें देखी हैं आपकी। तो वो हँसने लगे इस चीज़ पे। बोलते हैं क्या है? कुछ भी नहीं है ये तो, क्या हो गया? उसी टाइम मैंने अपने फादर इन लॉ के सामने और अपने हस्बैंड के सामने ये बोल दिया था कि ये चीज़ें यदि मैं आगे देखूँगी, तो मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। मैं घर से बाहर चली जाऊँगी, घर छोड़ दूँगी। उन्होंने उस चीज़ को भी बहुत हल्के में लिया। एक दिन तो हद ही हो गई। ये उस रात की बात है, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन उन्होंने अपने अ, एक फ्रेंड कपल को बुलाया था। उनकी फ्रेंड की वाइफ़ भी थी, उनका बेटा भी था। वो घर पे आए, बैठे और मेरे हस्बैंड और हस्बैंड का जो फ्रेंड था, वो दोनों बाहर चले गए। रात के 12-1 बजे के आस-पास वो वापस आते हैं घर पे, ड्रिंक करके, ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी और बोलते हैं कि वॉल्यूम तेज़ करो टीवी की, फुल वॉल्यूम में हम गाने चलाएँगे। मैंने उनको मना करा, 2-3 बार हमारे नेबर्स हमें बोलने भी आए, आप वॉल्यूम कम कर लो। फिर मैंने उनको समझाया कि ये कोई सही तरीका नहीं है। अपने हस्बैंड को ये चीज़ बोली कोई सही तरीका नहीं है। तो उस चीज़ को लेके वो अग्रेसिव हो गए, गुस्से में आ गए एकदम कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। वॉल्यूम तो कम हो गई और उसके कुछ टाइम बाद उनका जो वो जो कपल आए थे,
वो भी चले गए थे। जो कपल आए थे उनको ड्रॉप करा। ड्रॉप करने के बाद हम दोबारा अपने फ्लैट में आए। फ्लैट में आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि एक बार तुम रूम में आओ। तो मैंने बोला कुछ काम है, कुछ बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे बात ही करनी है। तो मैं उनके रूम में गई, जिस रूम में मेरा बेटा सो रहा था उस टाइम, हम उस रूम में गए। उन्होंने मुझसे बहुत अग्रेसिवली मेरे से बोला कि ये क्या था, ये तुम्हारा क्या बिहेव था? मैं खुद शॉक थी कि मेरा क्या बिहेव था? उन्होंने बोला कि तुमने ऐसे क्यों बोला, ये कोई सही तरीका नहीं है। मैंने कहा वो तो मैंने सही बोला। उस चीज़ को उन्होंने मुझे बोला, तुमने मेरी बेइज़्ज़ती करा दी। मैंने उनको ये बोला, आप अभी ड्रिंक में हो, आपने ड्रिंक कर रखी है, मैं इस बारे में अभी आपसे बात नहीं करूँगी, मैं सुबह बात करूँगी आपसे इसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अभी बात करनी है। बहुत अग्रेसिव में मोड में थे वो। मैंने उनको तब भी बोला कि मुझे अभी बात नहीं करनी है। मैं जैसे ही उस रूम से जाने लगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के मोड़ दिया। मुझे दर्द हो रहा था, मैं रोने भी लगी थी। उन्होंने मेरे बाल पकड़ के मुझे खींचा और मुझे ऐसे धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो मैं नीचे फ्लोर पे गिर गई थी। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ अभी कुछ मत करो, मैं आपसे सुबह बात करूँगी। आप अभी उस हालत में नहीं हो, आपने ड्रिंक करी हुई है, मैं आपसे सुबह बात करूँगी। वो माने नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, आज मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं। तू बहुत ज़्यादा बोलने लगी है, तेरी ज़बान बहुत चलने लगी है। बाकी बहुत सी गालियाँ भी उन्होंने गंदी-गंदी गालियाँ दी। फिर मुझे बाल पकड़ के वो दूसरे रूम में ले गए, जिसमें बेटा सो रहा था उसमें नहीं, दूसरे रूम में लेके गए वो मुझे। दूसरे रूम में ले जाके उन्होंने मुझे बेड पे लिटा के मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और मेरे दोनों पैरों को अपने पैरों से दबा लिया और मेरी चेस्ट पे ऐसे उन्होंने प्रेशर दे रखा था कि मुझे साँस नहीं आ रही थी। मुझे उस टाइम महसूस हो रहा था कि मैं मर जाऊँगी। लिटरली मुझे वहाँ पे साँस नहीं आ रही थी। मैं उनको बोल रही थी कि मुझे साँस नहीं आ रही है, मैं मर जाऊँगी। उन्होंने बोला कि तू मरती है तो मर जा आज। जब उन्होंने एक सेंटेंस बोला मैं वहाँ घबरा गई। कुछ भी कोशिश करने के बाद, बहुत कुछ कोशिश करने के बाद मैंने अपने हाथ से उनके हाथ पे ज़ोर से प्रेशर दिया। उनका हाथ हट भी गया। हाथ हटने के बाद मैं वहाँ से भागी हूँ। उस रूम से मैं भागी हूँ। वो मेरे पीछे भागे ताकि मैं इसको रोक लूँ। उस रूम से उस अपने फ्लैट से बाहर निकल के आ गई मैं उस फ्लैट से। उन्होंने अपना रूम बंद कर लिया, फ्लैट बंद कर लिया और जैसे ही मैं बाहर आई, जो बाहर हमारा ग्राउंड फ्लोर पे जिम था, मैं जिम के वॉशरूम में बैठ के अपने आप को बंद कर लिया, मैं वहाँ रो रही थी बैठी हुई। मैं बाहर आई वॉशरूम से, तो नीचे हमारे गार्ड साहब बैठते हैं, उनसे मैंने फ़ोन माँगा, एक फ़ोन करने के लिए। मैं फ़ोन अपने फ़ादर को करना चाहती थी। तो गार्ड ने जब अपना फ़ोन दिया तो उन्होंने बोला भी कि आपको शायद कोई ढूँढ भी रहे हैं नीचे, शायद आपके हस्बैंड ही होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था इसलिए। तो मैंने कहा हाँ, हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक बार अपना फ़ोन दोगे, मुझे फ़ोन पे बात करनी है। तो उन्होंने अपना फ़ोन दिया मुझे, मैंने फ़ोन मिलाया, जब मैं फ़ोन मिला रही थी तो मेरे हाथ काँप रहे थे। शायद वो गलती से कहीं लग गया नंबर, जिसकी वज़ह से वो बेल जाती रही और कोई उठा नहीं पाया फ़ोन। फिर गार्ड साहब को मैंने फ़ोन दे दिया। जब उन्होंने मेरी ये बात बताई कि आपके हस्बैंड नीचे आपको ढूँढ रहे हैं, तो मैं तुरंत भागी हुई अपने फ्लैट पर गई और जब मैंने देखा मेरे फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो मैं अपने फ्लैट पे जाके उस रूम में अपने आप को बंद कर लिया मैंने। इस बीच में मेरा बेटा सोया हुआ था दूसरे रूम में और मैं दूसरे रूम में मैंने अपने आप को बंद कर लिया। लेकिन उनको पता चल गया, वो फ्लैट पर आए। फ्लैट पे आने के बाद उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू करा। उन्होंने मुझे ये बोला कि, "तू बाहर निकल, जान से मार दूँगा तुझे आज मैं, छोड़ूँगा नहीं तुझे आज।" मैं अंदर रूम में बैठी हुई रो रही थी, घबरा भी रही थी और एक ये भी था कि आज मैं बचूँगी नहीं, ये मुझे मार देंगे। बहुत गालियाँ दे रहे थे, दरवाजे को पीट रहे थे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से। उस टाइम मेरे मन में एक ही चीज़ चली, उस रूम का खिड़की काफ़ी बड़ी थी, मैंने सोचा मैं यहाँ से कूद जाती हूँ, ये तो मुझे मार ही देंगे, मैं खुद ही सुसाइड कर लेती हूँ। अब जैसे ही मैं उस वो खिड़की जो खुली हुई थी, वहाँ से कूदने वाली थी, तभी मेरा बेटा ना रोने लगा बहुत ज़ोर से रो रहा था वो। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बेटा रो रहा है। मैं वापस उतरी उस खिड़की से, मैंने अपने हस्बैंड को अंदर से बोला, "वो रो रहा है, उसको उसको चुप कराओ, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है।" तो उसने मुझे ये बोला कि, "मैं आज उसको भी मार दूँगा, रोने दो उसको, उसको भी जान से मार दूँगा।"
मैंने बोला कि उस बच्चे का क्या कसूर है? तो कहीं न कहीं जब उसने ये सेंटेंस बोला ना कि मैं उसको भी जान से मार दूँगा, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है आज, शायद मैं ही आज मर जाऊँगी आज मैं, ये मुझे छोड़ेगा नहीं आज। मैंने गेट खोला, अपने गेट को रूम का, मैं बाहर आई, बाहर आके उसने मुझे मारा बहुत। मेरे बाल पकड़े, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे और जो बच्चा रो रहा था, उसी रूम में ले जाकर बच्चे के सामने ही बच्चा मना करा था। वो 3 साल का, साढ़े 3 साल का बच्चा था। वो ज़्यादा बोल नहीं सकता था, लेकिन रोते-रोते वो हाथ से ऐसे मना कर रहा था, "मत मारो, मत मारो।" वो ही कह रहा था। लेकिन वो उस बच्चे के सामने ही मुझे मार रहा था और उसी बच्चे के सामने उसने मेरी पूरी इज़्ज़त छीन ली, उस बच्चे के सामने। उसके बाद वो मुझे अलग से दूसरे रूम में ले गए। बेटे को उसी रूम में छोड़ दिया उन्होंने जिसमें वो था और उसको उसका गेट बंद कर दिया। वो अंदर रो रहा था बस, ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे घसीट के वो दूसरे रूम में लेके गए। मेरी बिना इच्छा के उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे साथ जब करी उसके बाद जब उनकी प्यास बुझ गई, तो वो दूसरे रूम में जाकर अपने बच्चे को लेकर सो गए। मैं सो नहीं पाई उस रात, मैं बस बैठी रही दूसरे रूम में। मुझे होश नहीं था, पूरी रात ऐसे निकल गई मेरी। अगले दिन वो सुबह उठकर अपना तैयार होके ऑफ़िस भी चले गए। मुझे महसूस हुआ उनको तो कुछ लगा ही नहीं उन्होंने कुछ गलत करा था। ऑफ़िस चले गए, मैं अपने बेटे को लेके अपने घर वापस दिल्ली आ गई। यहाँ मैंने एफआईआर करी उनके खिलाफ। उसके बाद इन-लॉज़ भी आए घर पे मनाने के लिए, बहुत मनाया उन्होंने भी। सोसाइटी भी आई कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं मानी नहीं, मैं गई नहीं वहाँ पर। मैं वापस नहीं गई, क्योंकि मैंने यहाँ सोच लिया था कि यहाँ मेरा नहीं है, मेरे बच्चे का सवाल है। मेरे साथ-साथ मेरा बच्चा भी सफ़र कर रहा है, तो मैं क्यों सफ़र करूँ ये सब? तो मैंने उस टाइम डिसीज़न ले लिया था कि मुझे अब इंसान के साथ रहना ही नहीं है। मैंने केस करा उन पे, न 2025 में मेरा डिवोर्स हो गया था। उसके बाद मैंने नौकरी करी। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ़ मेरे पास बीए पास थी। मैं सिर्फ़ बीए पास लड़की थी, जिसने कभी नौकरी भी नहीं करी थी। उसके बाद 15,000 में मैंने नौकरी करी, 15,000 सैलरी मिलती थी। 1 साल मैंने करी मेहनत उसमें। उसके बाद कोविड के टाइम चल रहा था, कोविड के टाइम पे मैंने योगा का सर्टिफ़िकेशन लिया। उस योगा से जो सर्टिफ़िकेशन लिया, उसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा। उसके बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करी। मैंने एमए करी योगा साइंस से। मैं ऑनलाइन, ऑफ़लाइन क्लासेस लेती हूँ। मेरा खुद का स्टूडियो है योगा का और मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ इस टाइम। मैंने ये सब चीज़ें झेली हैं और मैं अब ये नहीं चाहती कि जैसा मैंने झेला है और भी औरतें सफ़र करें, वो भी झेलें ये सब चीज़ें। एंड मैं आके जोश टॉक को अपना थैंक यू बोलूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराया ताकि मैं अपनी बात उन औरतों तक पहुँचा सकूँ।